पुष्पेंद्र जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कैसे हाईजैक रही। देखिए, बात आपने सही कही सुरेश भाई। हमको तो 1947 के बाद से जो शिक्षा का हाल किया, और मैं ये कहता हूं कि उस दौर में 1947 में डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा काबिल आदमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी, इन लोगों को शिक्षा मंत्री नेहरू जी ने नहीं बनाया। एक आदमी मक्का में पैदा हुआ, उसकी मां वहीं की थी, मक्का की थी, उनके वालिद वहीं के थे। वो आदमी 1888 में पैदा होता है, 1902 में भारत आता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। वो आदमी किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया, लेकिन नेहरू जी को दुनिया का सबसे जाहिल आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको शिक्षा मंत्री 1947 से 1958 तक बनाया। इस देश में एनसी छागला बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने, इस देश में मोहम्मद अशरफ अली फातमी बने, सैयद नूरुल इस्लाम बने। तो तमाम छह इस देश के शिक्षा मंत्री 30 साल तक, 70 साल की आजादी में बने, लेकिन उसके बाद भी यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि मुसलमान जो है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। मुसलमान को कितनी भी शिक्षा दे दो, मुसलमान को कितना भी आप अपील कर दो, मुसलमान को कितनी भी नौकरियां दे दो, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, वो गवर्नर हो, वो उपराष्ट्रपति हो, वो जज हो, लेकिन इनके लिए एक ही लफ्ज में कहता हूं कि इनकी खाक गिरी, खाक वहीं पे जहां का खमीर था। तो आपने जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे को देखा, शबाना आजमी जैसे पढ़े लिखे को देखा, नसरुद्दीन को देखा, आमिर खान को देखा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को देखा, आपने खिलाड़ियों को देखा। ये तमाम सारे लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन भारत सरकार के और भारत की व्यवस्था को अगर ये लगता है कि इनको अपीज करके कुछ दे दे के कुछ होगा, नहीं, आप अपीज करके भारत को निष्ठ और नस्ते नाबूद करने वाली ताकतों को इक्विप कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि आज इस देश के अंदर कोई शिक्षा मंत्री बन जाता है तो इस देश का मीडिया बड़ी तेजी से पूछता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्या मैं जानना चाहता हूं इस देश से कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्या क्वालिफिकेशन थी जो उनको आपने लंबे 15 साल 10 साल तक आपने देश का शिक्षा मंत्री बनाया। लिहाजा वो शिक्षा मंत्री बने तो पूरी शिक्षा आपने 1969 में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी कमजोर हुई, आपने लेकर के लेफ्टिस्ट और वामपंथियों को इस देश के शिक्षण संस्थान सौंप दिए, और उन्होंने पिछले 50 साल के अंदर शिक्षण संस्थानों में तमाम पीएचडी, तमाम स्कॉलरशिप उन लोगों को दिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की नारे लगाते हैं और उसी विचारधारा में यकीन रखते हैं। भारत की नींव चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, तमाम सारी चीजों में भारत के खिलाफ और भारत की इस सनातन संस्कृति के खिलाफ, इसलिए लुटेरे, डकैतों, चोरों, बदकारों, बलात्कारियों को इस देश के अंदर महान बताया गया। इसलिए 1960 के अंदर मुगल आजम जैसी फिल्म बनती है। मुगल आजम बना करके इस देश के किन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, यह सिलसिला आज भी नहीं रुका है। इसलिए मैंने कहा सरकार बदल जाने से सब कुछ नहीं बदलेगा। इस देश की जड़ में सोच समझ के लोगों ने मट्ठा डाला है। इस देश की जड़ की जो नींव रखी गई है उसको जानबूझ के कमजोर किया गया है कि पाकिस्तान हम जिना साहब ले लेंगे और यहां जो मुसलमान रह जाएंगे वो जिना का छूटा हुआ ख्वाब जो है पूरा कर रहे हैं। और वही मुसलमान चाहे सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, जेडीयू में हो, वो कहीं भी हो, वो पहले मुसलमान है। और मुसलमान पहले होने का मतलब है कि भारत की संस्कृति को तोड़ो, भारत के आदर्शों को तोड़ो, भारत के कल्चर को तोड़ो, हिंदू संस्कृति को जलील करो और कहो कि यही इस्लाम है। मैं मानता हूं कि अगर अभी हम नहीं चाहते, सुदर्शन जी आप जैसे हजारों लोगों की जरूरत है, सुशील पंडित जैसे करोड़ों लोगों की जरूरत है। मैं कहता हूं हमारे पदाकिया साहब वहां बैठे हुए हैं, ये बात बोल रहे हैं, सिर्फ इस बात सुनने में उनको अपने मुल्क से निकाल दिया गया। आप सोचिए कि कैसे बर्गर वाले लोग हैं। लिहाजा इससे सामूहिक तौर पर लड़ना होगा। ये फिल्म एक युवा ने बनाई है, अमोल पॉल ने बनाई है। मैं जानता हूं कितने संघर्ष के साथ बनाई है, कितनी मेहनत के बाद बनाई है। मैं समझता हूं कि अमोल जैसे युवाओं को आज प्रेरित करना चाहिए। और आपने तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इस देश में 248 चैनल हैं, बड़ी राष्ट्रवाद की बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ। इस देश में सेलेक्टिव नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का चोगा भी लोग हैं, बहुत सेलेक्टिव पहनते हैं। और आपने उस चोगे को कभी पहना नहीं। जिस दिन से आपका चैनल शुरू हुआ है और उस दिन तक जब तक आज आप बैठे हैं, आपने किसी दिन अपनी लाइन को नहीं बदला।
किसी को खुश करने के लिए आपने चैनल नहीं खोला। लिहाजा मैं मानता हूं कि शिक्षा हो, साहित्य हो, जितनी चीजें चल रही हैं, सबके अंदर इस देश की करोड़ों हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति को कैसे नस्ते नाबूद किया जाए, वो फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, वो किताबों के माध्यम से हो रहा है, वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से हो रहा है, वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो रहा है। इस कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जहां आप उसे सुरक्षित कर सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह यही हालत है। बंगाल में क्या हो रहा है हम वो भी देख रहे हैं, गुजरात के कुछ हिस्सों में क्या हो रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले गुवाहाटी से लौट के आया हूं, 43 जिलों में से 11 जिले ऐसे हो गए हैं कि वहां जुमे की छुट्टी की बात की जाती है। वहां कहा जाता है हम 73% हो गए हैं, हम इतवार की छुट्टी नहीं मानेंगे। आप वहां मंगल को पूजा करने वाले लोग नजर नहीं आते। 13 डिस्ट्रिक्ट को आपने बिल्कुल आतंकवादी और जिहादियों के हाथों में दे दिया है। जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क में तमाम सरकारें आएं, तमाम कुछ हो रहा है, लेकिन अगर जमीन पे चेक नहीं किया गया तो भारत के अंदर आखिरी लड़ाई भारत के लोगों को लड़नी होगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पुलिस आएगी जाएगी, समाज को चेतन होना होगा। समाज चेतन नहीं होगा तो ये हजारों साल की परंपरा जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को साइंस दी, आज वही अपने देश में अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, जो आपने कहा पुष्पेंद्र जी के डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाई, सुदर्शन चैनल आज घोषणा करता है जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद पर और हिंदुओं के पीड़ा पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, सुदर्शन चैनल उसको पूरा प्रोत्साहित करेगा अपने डिजिटल, अपने सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हम प्रतिवर्ष भर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रियों में सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो रहेगी उसको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे, दूसरी रहेगी उसको हम 11 लाख रुपए का देंगे, और तीसरी जो आएगी उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये घोषणा आज मैं इसलिए करता हूं कि हिंदुस्तान मुबारक हो, हाँ मुबारक हो सुरेश भाई, मुबारक हो। ये जो आप जब बोलते हैं तो लगता है भारत का पुरुषार्थ बोल रहा है। आपकी बात में सच्चाई होती है। ये कोई किसी की सहानुभूति लेने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कहां से आते हैं, उस राज्य से आते हैं, आप मराठों से आते हैं, आप शिवाजी के वंशज हैं, इसीलिए आप इतनी खुल के बोल पाते हैं। आपने जो घोषणा की है, मुझे लगता है कि आपकी इस घोषणा के बाद देश भर में जो करोड़ों लोग हैं वो कभी भी आपको इसके लिए कमजोर नहीं होने देंगे कि आपने जो घोषणाएं की हैं वो अनंत काल तक चलती रहें। पूरा देश इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पूरा देश इसके अंदर पैसा देगा ताकि आप ऐसे लोगों को प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल एक सुदर्शन से काम होने वाला नहीं है। आज अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हिंदुस्तान के विरोध में कितने फिल्में बनी हैं हम जानते हैं। हालांकि सुदर्शन का भी जल्दी एक नया हाइब्रिड ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, उस पर हम ऐसे कंटेंट को और जगह देंगे। मैं सुशील जी के पास चलूं उसके पहले एक वीडियो आपको इस डॉक्यूमेंट्री का दिखाना चाहता हूं, क्या व्यथा व्यक्त की है, देखिए। मारना पीटना, अरे मैं उनको बोलता था भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम्हारे पास कितने हूँ, पैसे नहीं आ रहे तो वहां से नहीं आ रहे, इतना मतलब तंग करते थे। मैंने उनको बोला भैया मेरे को गोली मार दो। तो गोली मारने के बाद मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी वहां पर, तो वो फोन ही काट देते थे। वहां पर डर तो रहता है, डर क्यों नहीं रहेगा। यानी वहाँ जिंदा रहना है तो इसका टैक्स देना पड़ता है चरमपंथी लोगों को, जिसे जजिया कहा जाता है इस्लामिक रूल में। नॉन मुस्लिम व्यक्ति से, गैर मुस्लिम व्यक्ति से लिया जाने वाला पैसा जजिया होता है।